Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 29 जुलाई 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है एक टर्म के बारे में जो हाल ही में चर्चाओं में देखने को मिला, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स यानी SION। तो ये जो टर्म है ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये टर्म बेसिकली यूज़ किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, या ऑप्शन नंबर बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ जो है इंडिया में उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, या ऑप्शन नंबर सी जो फाइनेंशियल रेगुलेशन है क्रिप्टो करेंसी का उसके लिए यूज़ किया गया है, या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों वैसे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को आप ओपन भी करोगे तो पेज नंबर 1 पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। दिल्ली से एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर निकल कर आ रही है। आप दिल्ली में जब जाओगे तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस वहाँ पे नज़र आती हैं। जैसे एक है आपका मुखर्जी नगर और दूसरा है यहाँ पे करोल बाग। मुखर्जी नगर में बड़े बड़े यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स है वो देखने को मिलेंगे, और करोल बाग में भी है। मुखर्जी नगर स्पेशली यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के कोचिंग सेंटर्स हैं उसलिए भी जाना जाता है। बट ये दोनों ही प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे करोल बाग से एक खबर निकल कर आती है। करोल बाग में जो राउस आईएएस स्टडी सर्किल है, इसके बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की जान जा चुकी है। ये लापरवाही कितनी भयंकर है ये आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसको कोई एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे, लापरवाही बोलेंगे। क्यों, अभी आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो जो 3 जनों की जान गई है दोस्तों, उसमें से 2 फीमेल एस्पिरेंट हैं और 1 मेल एस्पिरेंट हैं। जो फीमेल हैं, एक हैं श्रेया यादव जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, दूसरी हैं तानिया सोनी जो तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, तीसरे हैं यहाँ पर नेविन डेल्विन तो जो केरला से बिलोंग करते हैं। ये पुलिस का स्टेटमेंट है। तो सामने दोस्तों आप यहाँ पे ये पूरा सेंटर देख पा रहे होंगे, कोचिंग सेंटर। सामने यहाँ पर सभी जो हमारे गार्ड्स वगैरह हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, ये सब लोग यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि कल काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ है। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम यह है करोल बाग में बारिश थोड़ी सी भी अगर होती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे भर जाता है, और ये पिछले काफ़ी समय से हो रहा है, जिसको लेकर कोई एक्शंस नहीं लिए गए हैं। तो जी पूरी घटना घटित हुई है दोस्तों। इसको देखते हुए यहाँ पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उनका कहना है कि जो इस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट बना है वो बेसमेंट 8 फीट बिलो द ग्राउंड लेवल है, और जिसमें 20 से ज़्यादा बच्चे थे जो पढ़ाई कर रहे थे। क्योंकि बारिश हो रही थी, बात है सैटरडे की, तो उसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने देखा यार पानी भरा है, थोड़ा सा मामला ठीक हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई कर लेते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि बेसमेंट में ही लाइब्रेरी बना रखी है जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। दोस्तों जो MCD है उन्होंने ऑलरेडी कुछ गाइडलाइंस वगैरह शेयर कर रखी हैं, और बेसमेंट में केवल स्टोरेज के लिए ही यूज़ करना है, इस प्रकार की गाइडलाइंस हमारे पास में है। तो उन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए ऑलरेडी ऐसे कई सारे और भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं। अब लाइब्रेरी चला रहे हैं जो कि रूल के खिलाफ हो रहा है, और उसके बाद हमें ये घटना देखने को मिल रही है। अब हुआ ये, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, सोच रहे थे मामला थोड़ा सही होगा, चले जाएंगे। अब दोस्तों बेसमेंट का दरवाज़ा बंद था, और हुआ ये, जो इस बेसमेंट में पानी आया है वो इतने ज़्यादा भयंकर प्रेशर से आया दोस्तों कि उन बच्चों को सोचने तक का समय नहीं मिला पानी आ कहाँ से रहा है। तो इतना ज़्यादा हाई प्रेशर था वाटर का, उसकी वजह से सब कुछ वहाँ पे डैमेज भी हुआ। और इतना ही नहीं, जो
मेयर हैं शैली ओबराय, उनका कहना यह है कि राव स्टडी आईएएस सर्कल जो है ये एक लाइब्रेरी चला रहे थे, लाइब्रेरी रन कर रहे थे जो खुद नियम के खिलाफ है। और बेसमेंट में तो कुछ भी स्टोरेज के अलावा स्पेशली यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना, लाइब्रेरी रन करना, ये सब यहाँ पे अपराध है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। फिर यहीं पे बोला जा रहा है कि इस बिल्डिंग के आसपास भी कई सारे बिल्डिंग्स हैं, कोचिंग बिल्डिंग है, उनमें कोई भी ऐसा फ्लडिंग का इशू नहीं नज़र आया। यहाँ पर ये इशू नज़र आया क्योंकि प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर सीवर की भी है। सीवर जो है वो बैक फ्लो कर रहा है, ठीक है, सीवर की सफाई नहीं हो रही है सही से, तो वो जो पानी है वो निकल नहीं पा रहा, जहाँ से सारी की सारी गंदगी निकलती है। तो वो जो पाइप है उसमें से पानी बैक फ्लो मारने की वजह से भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली। और जब ये पूरी की पूरी चर्चाएं देश भर में फैल गई, तब यहाँ पर मेयर ऑर्डर कर रहे हैं कि हाँ सभी कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ जो कि इस तरीके से बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज़ रन कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यही काम पहले हो जाता, पहले ही ऑडिटिंग हो जाती तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ना होती। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये जो 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की जान गई है और इसका जो दुख दर्द है इनके जो माता पिता को होगा ना, वो कोई नहीं समझ सकता। बस हम कह ही सकते हैं कि हम उनके साथ हैं इस दुख में, उनके फैमिली के साथ में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिस दुख से वो गुजर रहे होंगे, उसने उन्हें बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजा था, उनके साथ में ये हुआ, और वो भी एक लापरवाही की वजह से। इसको मैं बार बार लापरवाही बोलूँगा। और पता है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों पेज नंबर 1 पे तो आपने ये आर्टिकल देखा, उसके अलावा थोड़ी देर मतलब 2-3 पेज पलटोगे तो आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा। और उस आर्टिकल में आपको एक भयानक इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि आईएएस कोचिंग के अंदर में इस तरीके से बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज़ रन कर रही हैं और इसको लेकर ऑलरेडी 1 महीने पहले कंप्लेंट फाइल की जा चुकी थी। खुद यहाँ पे बोला जा रहा है कि रावस आईएएस स्टडी सर्कल में एक स्टूडेंट थे और उन्होंने यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के खिलाफ में एक कंप्लेंट फाइल की दिल्ली गवर्नमेंट के पास में कि भाई इलीगल तरीके से बेसमेंट की बिल्डिंग में ऐसी एक्टिविटी चल रही है, लाइब्रेरी चल रही है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है बच्चों के साथ में। तो जो कंप्लेंट फाइल हुई थी ये 26 जून को हुई थी पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल के पास में। तो स्टूडेंट का कहना यहाँ पर यह है कि फिर भी हमने ये सब कुछ नोट किया, उसमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि बिना कोई ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, बिना इस सर्टिफिकेट के यहाँ पर इस तरीके से कोचिंग क्लास रन कर रहा है। और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट हैं दोस्तों, ये आप देख पाओगे इस स्टूडेंट ने जो ये कंप्लेंट दर्ज की थी अथॉरिटीज़ के पास में। और पता ये चलता है कि जो एमसीडी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसमें जो हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं उनको थोड़ा पैसा पे कर दिया गया और पैसा पे करने के बाद में यहाँ पर इन नियमों के खिलाफ वापस से ये काम चल रहा था। बजाय एक्शन लेने के पैसा लेके यहाँ पे ये काम कर लिया गया। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है करप्शन का इस एमसीडी के अंदर में। तो उसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे ये बताओ यार, इतने टाइम मैं भी यहाँ पे रहा हूँ और किस बच्चे किस तरीके से रहते हैं और कैसे पैसों का पूरा मैनेजमेंट करने के बाद में वो अपना पूरा टाइम निकाल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने देखा है वो सब चीज़ें। इतनी हाई फ़ी आप चार्ज कर रहे हो, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बच्चे का रहने का खर्चा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर उसको मैनेज कर पाना। इतनी हाई फीस को चार्ज करने के बाद में आप उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये सब कुछ 1 महीने पहले ही मालूम था, कंप्लेंट दर्ज करवाई गई, सब कुछ हो गया। तो दोस्तों ये लापरवाही नहीं तो क्या है? आप बताओ, ये सब कुछ देख के आपके सामने सभी न्यूज़ आर्टिकल, इसको देख के आप इसको घटना बोलोगे? कभी एक्सीडेंट बोलोगे? और अब लगातार यहाँ पे बच्चों का प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? ये जो 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की जान गई है, कौन लेगा जिम्मेदारी? क्या इसके डायरेक्टर लेंगे, कोचिंग के ओनर लेंगे? कौन लेगा जिम्मेदारी? सरकार लेगी। अब सभी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के खिलाफ। और पहले आपके पास में जब अवसर था कि ये काम सही किया जा सकता है, तब आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आप देख पाएंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, उनका कहना यह है कि हमने एमसीडी को कई बार कंप्लेंट किया, लेकिन एमसीडी ने यहाँ पर एक ना सुनी इन बच्चों की, जिसका खामियाजा इन 3 यूपीएससी एस्पिरेंट को भुगतना पड़ा। बाकी यहाँ पर इसको लेकर सभी जगह पर चर्चाएं हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं राउस आईएएस स्टडी सर्कल पर। ये तीनों यहाँ पर एस्पिरेंट्स हैं जिनकी जान गई है। तो प्रॉब्लम एक ये भी है, जैसे मैंने बोला, सीवर का बैकफ्लो करना। तो जो आपकी पाइप है, जितना भी डर्ट कैरी कर रही है, वो सब उसको प्रॉपर तरीके से सफाई कर पाना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सीवर का जो बैकफ्लो था, इतना ज़्यादा प्रेशर था कि बेसमेंट में तुरंत पानी भरा, और इतना प्रेशर से भरा, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों को सोचना समझने के लिए यहाँ पर टाइम नहीं था कि आखिरकार हो क्या रहा है।
कैसे पानी आ रहा है। तो आपको पहली बात यहाँ पे लाइब्रेरी चलाना ज़रूरी था क्या? बेसमेंट केवल स्टोरेज के लिए है, आप अपना सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं, कोचिंग का जो मटेरियल वगैरह है उसके लिए यहाँ पर बेसमेंट बनाया गया है। लॉज वही कहते हैं, आप लॉज के खिलाफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्शन तो यहाँ पर होना चाहिए ना। अगले आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन पे आप इसको लिंक कर पाएंगे। तो ओलंपिक शुरू हो चुके हैं, पता है पेरिस के अंदर में काफ़ी बवाल हुआ है यार ओलंपिक शुरू होने से पहले। फ़िलहाल के लिए शुरू हो गए, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है और पार्टिसिपेट करके अभी 2024 के ओलंपिक्स में भारत के लिए सबसे पहला मेडल लेकर आने वाली यहाँ पर ये फीमेल बनी है, नाम है मनु बैकर। तो मनु ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया है अपने ब्रॉन्ज़ मेडल को, जैसा यहाँ पर आप फोटो देख पाओगे। तो ये जो ब्रॉन्ज़ मेडल इन्होंने यहाँ पर जीता है, ये वेमेन के क्षेत्र में जो 10 मीटर की एयर पिस्टल वाला गेम हुआ है उसमें यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की है। अभी इनकी उम्र है 22 साल की हैं। फर्स्ट इंडियन वेमेन शूटर बन चुकी हैं जिन्होंने यहाँ पर इस तरीके से एक मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर में। और अभी यहाँ पर एक और इवेंट होने वाला है मिक्स टीम वाला, उसमें भी यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेंगी। वैसे 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें भी यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट वहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं कर पाई थी। तो उसी चीज़ को देखते हुए खूब प्रैक्टिस, हिम्मत ना हारना, गलतियों को सुधारना, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से दोस्तों अब की बार हमें ये रिज़ल्ट देखने को मिला कि ये जो मेडल है ये इन्होंने जीता और पहली इंडियन वेमेन शूटर बनी यहाँ पर इस मेडल को जीतने के लिए। ठीक है, अभी कई सारे और इवेंट होंगे, लगातार भारत और भी मेडल जीतेगा, हम यही चाहेंगे। देखेंगे जो जो यहाँ पर इवेंट्स होते रहेंगे, वो सब जो भी समय के साथ में अपडेशन आएगा वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। बस इसको यहाँ पर थोड़ा सा नोट करके चलना, दिमाग में थोड़ा सा बैठा के चलना। आगे आते हैं नाउ, नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है दोस्तों। ये टॉपिक को आप जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। कई बार डायरेक्टली एक्सरसाइजेस को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभी एक नए अभ्यास के बारे में बात करें जिसका नाम है खान क्वेस्ट एक्सरसाइज। तो इस अभ्यास में भारत की आर्मी का जो यूनिट है वो भी यहाँ पर जा चुका है। ये अभ्यास हो रहा है मंगोलिया के अंदर में, और ध्यान रखिए ये 21वां अभ्यास है जिसमें कई सारे कंट्रीज़, लगभग 23 देश ने पार्टिसिपेशन किया है। इस एक्सरसाइज में लगभग 430 कितने 430 पार्टिसिपेंट्स हैं जो 23 अलग अलग देशों से आए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना, जापान, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, और इसमें इंडिया भी है। तो इंडिया का जो कॉन्टिजेंट है दोस्तों वो यहाँ पर ध्यान रखिए, वो है हमारा मद्रास रेजिमेंट। तो मद्रास रेजिमेंट बटालियन के 40 लोग यहाँ पे, हमारे 40 जवान गए हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसे दुनिया भर से और भी कई सारे जो यहाँ पे आर्मी पर्सनल्स हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि खान क्वेस्ट एक्सरसाइज किस प्रकार की एक्सरसाइज है। तो इसमें इतने सारे देश अवेलेबल हैं, तो ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कई सारे देश मिलकर साथ में इस अभ्यास को कंडक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो अभ्यास है दोस्तों ये 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक चलने वाला है। और जो इंडियन कॉन्टिजेंट गया है इसमें यहाँ पर एक वेमेन ऑफिसर भी हैं, 2 वेमेन सोल्जर भी हैं, वो भी यहाँ पर इस अभ्यास के अंदर में पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये अभ्यास कौन सा है। तो पहला चीज़ मल्टीनेशनल है क्योंकि कई सारे कंट्रीज़ प्रेजेंट है, इंडिया भी इसका हिस्सा है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपने जो ध्यान रखना है, ये अभ्यास कहाँ पे हुआ है 2024 में, तो ये हुआ है मंगोलिया के अंदर में। ठीक है, अब इसके अलावा क्या क्या ध्यान रखना है आइए वो बताता हूँ। जब दोस्तों मंगोलिया की बात करते हैं तो चाइना और रशिया के बीच में यहाँ पर ये देश है मंगोलिया। काफ़ी कम न्यूज़ में रहता है बट आज न्यूज़ में है इस एक्सरसाइज की वजह से। इसकी कैपिटल है उलान बतर, यहीं पर दोस्तों ये अभ्यास हो रहा है इस राजधानी में। बाकी अब इस एक्सरसाइज के बारे में और भी कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, वो ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है। खान क्वेस्ट नाम इस अभ्यास का है, कब से कब तक चलने वाला है ये आपको बता दिया। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां पर इन 23 देशों के मिलिट्री फोर्सेस हैं, साथ में मिलकर कोशिश करेंगे कि आपस में कोलैबोरेट करें, एक दूसरे को जो यूनिक चीज़ें आती हैं एक दूसरे को सिखाएंगे। इससे क्या होगा, इन सभी देशों की फोर्सेस के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 2024 का अभ्यास है। इससे पहले साल 2023 में भी अभ्यास हो चुका है दोस्तों। साल 2023 में 19 जून से लेकर 2 जुलाई तक चला था और वो भी यहाँ पर मंगोलिया में ही हुआ था, तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। फिर इस अभ्यास के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, यानी इस अभ्यास की शुरुआत कैसे हुई। तो स्टार्टिंग में केवल ये बायलैटरल इवेंट था, केवल 2 ही देश मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट किया करते थे। कौन कौन से देश? तो अमेरिका की फोर्सेस थी और मंगोलिया की फोर्सेस थी। तो साल 2003 में स्टार्टिंग में केवल 2 ही देश आपस में इन्होंने यहाँ पर इस अभ्यास को शुरू किया।
धीरे धीरे साल 2006 से अगर आप देख पाओगे कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐड होती चली गई और आज के समय पर 23 देश हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन आर्मी भी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। हमने अभी 40 जवान भेजे हैं अपने मद्रास रेजिमेंट के बटालियन से, ठीक है, जिसमें विमेन ऑफिसर्स भी हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार इस एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का मेन एम क्या है, मेन पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को पीस कीपिंग मिशंस के लिए तैयार करना। जहाँ पर दंगे हैं वहाँ पर शांति बनाने के लिए कई सारे मिशन चलाए जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर रेडी करना, और सभी कंट्रीज़ भी यहाँ पर उसी के लिए आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके इस अभ्यास को कंडक्ट करती हैं, ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ इससे क्या होगा, जितने भी देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सोल्जर्स के बीच में कॉपरेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ये बेसिक फैक्ट है प्रीलिम्स के तौर पर, ठीक है। तो आर्टिकल में से कुछ नहीं पूछा जाएगा, आर्टिकल के पीछे का डेटा यहाँ से पूछा जाएगा, और ये सारे के सारे ऐसे जितने भी आर्टिकल होंगे प्रॉपर नोट्स बना के यहाँ पे आपको रेडीमेड तरीके से तैयार मिल जाते हैं, वो भी एक ग्रुप में। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास में एक बढ़िया मौका है ऐसे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का। और इस पेड ग्रुप में जैसे मैंने बोला डेली बेसिस पे आपके करंट नोट्स के पीडीएफ होते हैं जो प्रिंटेबल फॉर्म में होते हैं, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। तो नोट्स बनाने की टेंशन आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वीडियो देखिए, पीडीएफ जो मिला है उसको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम बढ़िया तरीके से होगा करंट अफेयर्स का। दूसरी बात, ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। फिर उसके बाद यहीं पर इस ग्रुप में आपका सारा का सारा कंटेंट सिक्योर हो जाता है, तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर का डेटा एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है, तो डेट वाइज पड़ा हुआ है, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट भी बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। तो पूरे डेमो वीडियो को एक बार आप अच्छे से देख सकते हैं कि मुझे इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे मैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकता हूं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट होता है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों अगला आर्टिकल पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरनमेंट के साथ में लिंक करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक होने वाला है। और इस आर्टिकल में कई सारी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह पर पूछी जा सकती हैं। पहले हम इस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं कि आखिरकार चर्चाएं क्या हो रही है। जो ये हमारी साइट्स नाम की बॉडी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। जो भी हमारे जंगली जानवरों की प्रजातियां हैं, प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, उनका व्यापार किस तरीके से होगा, व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके नियम हैं ये हमारा साइट्स। इतना ध्यान रखिए। तो क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर बॉडी ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो नॉर्म्स हैं, स्पेशली अगरवुड के लिए, अगरवुड ये वाला पेड़ है, ध्यान रखिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है ये, क्योंकि इस पेड़ में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसमें से रेजिन हम प्रोड्यूस करते हैं जिससे परफ्यूम्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हुआ क्या, इस नियम के अंदर में अगरवुड एक्सपोर्ट के लिए चीज़ों को आसान कर दिया गया है। यानी पहले ये वाला जो अगरवुड का एक्सपोर्ट है वो इतना नहीं हो पाता, बट अभी के समय पर जो रूल्स हैं वो थोड़े ढीले कर दिए गए हैं, ईज़ कर दिए गए हैं, जिससे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकेगा। और ज़्यादा एक्सपोर्ट होने से क्या होगा, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में किसान हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये अगरवुड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही होता है। सिंपल बात है। तो ये आपको हेडलाइन समझ में आ गई। अब देखिए न्यूज़ में क्या क्या बताया जा रहा है कि भारत ने सक्सेसफुली यहाँ पे क्या कर दिया है कि जो रिव्यू ऑफ साइंटिफिक ट्रेड है, एक कॉन्सेप्ट है साइट्स के अंदर में, उसमें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पेड़ को डाल दिया है, ठीक है, जिसका नाम है अगरवुड। अब अगरवुड का साइंटिफिक नेम है एक्विलेरिया मेलेसेंसिस, ठीक है। बस अगरवुड के नाम से ध्यान रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है। पहले अगर आप देख पाओगे तो इसको ऐसे कैटेगरी में डाला गया था जहां पे हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे प्रॉपर तरीके से, बट इसको रिव्यू किया जा रहा है, इसके एक्सपोर्टिंग को लेकर जो नियम है उसको ईजी किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। क्योंकि जब ये लकड़ी एक्सपोर्ट होगी तो इससे यहाँ पे जो हमारे लाखों फार्मर्स जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली असम में, मणिपुर में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, उनको ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो साइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इस साइट्स में इस पर्टिकुलर अगरवुड को अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया था अभी तक।
अभी इसको वापस से रिव्यू किया जा रहा है। अपेंडिक्स 2 के अंदर में वो स्पीशीज़ आती हैं दोस्तों जो मतलब खतरे में है, फिर भी इतना ज़्यादा खतरे में नहीं है, बट फिर भी इनके व्यापार को लेकर एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, इसको कंट्रोल करके रखा जाता है ना। तो इसके एक्सपोर्ट के ऊपर अभी तक बैन था, बट वो जो बैन है दोस्तों वो कंप्लीटली तरीके से तो नहीं, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको हटाया जा रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकेगा। लेकिन अगर हम प्रीवियस डेटा देखें तो भले ही यहाँ पर इस प्लांट के एक्सपोर्ट के ऊपर में हमने बैन लगाया हो, बैन लगाने के बावजूद भी इसका इलीगल तरीके से व्यापार हो रहा था इंडिया के अंदर में। लगभग आप कह सकते हो कि 2017, 2021 इन सभी पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर में हमने टन्स के मामले में यहाँ पर ये जो अवैध तरीके से व्यापार हो रहा था इस पर्टिकुलर प्लांट का, उसको हमने पकड़ा है। क्योंकि दोस्तों इस पर्टिकुलर पेड़ से क्या होता है, इस वुड के चिप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इसमें से ऑयल वगैरह भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये पेड़ हमारे लिए रेलिवेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली क्योंकि मैंने बोला कि इसमें से एक रेजिन भी बनाया जाता है। आइए वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ इस पेड़ के बारे में कि अगरवुड कितना ज़्यादा रेलिवेंट है हमारे लिए, प्लस साइट्स के बारे में भी कुछ स्पेशल डेटा मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो आपने न्यूज़ पढ़ लिया कि खबरों में क्या चल रहा है, लेकिन क्या पता है आपको कि एग्जाम में यहाँ से क्या बनेगा क्वेश्चन, इसको टटोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यानी प्रॉपर आपके आर्टिकल से नोट्स भी फॉर्म हो रहे हैं साथ ही साथ में, ठीक है, तो वो टेंशन आपकी खत्म। तो अगरवुड को दोस्तों हम आउड के नाम से भी जानते हैं, या एलोइस वुड के नाम से भी जानते हैं, या गहरू के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 नाम ध्यान रखिए, हो सकता है अगरवुड ना यूज़ करके ये 3 नाम यूज़ कर लिए जाएं। तो ये पर्टिकुलर पेड़ जो है इसकी वैल्यूबिलिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा है, और मैंने बोला एक ऐसी लकड़ी है जिसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू हमको देखने को मिलती है। ये एवरग्रीन ट्री है और ये पेड़ काफ़ी हाइट तक, लगभग 40 मीटर तक यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। अगरवुड यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है कब, जब इस प्रकार का एक्विलेरिया ट्री इन्फेक्ट किया जाता है एक मोल्ड से, स्पेशली यहाँ पर इसका नाम है फ्यूसेरियम सोलानी। इससे इन्फेक्ट करने के बाद दोस्तों जो अगरवुड है वो यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर पेड़ है कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, भारत में, तो केवल भारत में ही नहीं कुछ और कंट्रीज़ में भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो ये जो ट्री है दोस्तों ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली भारत में और भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में, उसके अलावा बांग्लादेश हो गया, देन उसके बाद में भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस एंड थाईलैंड, यही सभी पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं जहां पर यह अगरवुड पाया जाता है। अब दोस्तों इसकी इकोनॉमिक वैल्यू समझिए, इसकी कॉस्ट क्या है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में। अगरवुड मोस्ट एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल है पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगा रॉ मटेरियल। इसकी वैल्यू पर किलोग्राम, ध्यान से सुनिएगा, 1 किलोग्राम की वैल्यू $10,000 हो सकती है। स्पेशली इस पर्टिकुलर पेड़ से जो हाई ग्रेड वाला रेजिन प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसकी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 10,000 कम बता दिया यार, ये $1,00,000 है। $1,00,000 पर किलोग्राम हो सकती है यहाँ पर, आप ये इमेजिन कीजिए। और इसी अगरवुड से बनता है ऑयल, ठीक है, और वो जो ऑयल है उसका यूज़ किया जाता है परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर में, क्योंकि उसमें खुशबू और ज़्यादा तेज़ होती है। तो कई बार यहाँ पे जो ऑयल बनता है अगरवुड का, उसको हम लोग यहाँ पर लिक्विड गोल्ड का भी नाम देते हैं। सवाल यह है अगरवुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं। पहला, जो हाई क्वालिटी के परफ्यूम्स हैं वो बनाए जाते हैं इससे। उसके अलावा जो खुशबूदार स्टिक्स हैं, इंसेंस स्टिक्स हैं, वो बनाई जाती हैं, दवाइयों में इस्तेमाल होता है। प्लस जो कल्चरल रिचुअल्स होते हैं, है ना, शादी वगैरह है या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो उसमें यहाँ पर यूज़ होता है। प्लस इस अगरवुड की सबसे ज़्यादा वैल्यू है मिडिल ईस्ट के अंदर में, प्लस ईस्ट एशियन कल्चर्स के अंदर भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगरवुड की डिमांड लगातार बढ़ती चली गई, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल तरीक़ों को भी अपनाना शुरू कर दिया। यानी डिमांड ज़्यादा है और इस अगरवुड को हम बचा अच्छे से नहीं पा रहे हैं, इश्यूज़ हैं उसमें, तो हमने आर्टिफिशियल तरीके से कुछ रेजिन बनाना शुरू कर दिया इन पर्टिकुलर ट्रीज़ के अंदर में। तो उन रेजिन को डेवलप किया गया अलग अलग मेथड से, केमिकल ट्रीटमेंट से, है ना। तो वो रेजिन का भी यहाँ पर जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ध्यान रखिए अगरवुड का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। तो साइट्स के अंदर में अभी जैसे मैंने बोला चीज़ें थोड़ी सी इसके लिए ओपन की जा रही हैं। अभी तक वैसे साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 2 में ही कवर किया गया है, ये ध्यान रखिए। यानी इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, बट काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर आपको नजर आएंगे। IUCN स्टेटस की बात करेंगे क्योंकि दोस्तों साइट्स अलग है, यह है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, यह व्यापार को लेकर बात करता है। IUCN दोस्तों यहाँ पर बताता है इस पर्टिकुलर प्लांट की स्थिति
कि ये कितना ज़्यादा खतरे में है। तो IUCN के अंदर में इस एक्वेलेरिया प्लांट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है इस पर्टिकुलर प्लांट की स्पीशी। अगर हमने इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाई तो ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आगे हम अगरवुड को कोई भी जान ही नहीं सकेगा, बस खाली पढ़ सकेंगे, इसके बारे में देख कभी नहीं सकेंगे। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है इसलिए कवर करना पड़ा क्योंकि इसकी पॉपुलेशन जो है इस अगरवुड की वो पिछले 150 सालों में 80% से कम हुई है, ये बताया गया। क्योंकि लगातार दोस्तों कमर्शियल बेसिस पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, लोगों ने खूब पैसा कमाने की कोशिश की है, अवैध तरीके से व्यापार देखने को मिला, जिसकी वजह से अवैध तरीके से इसकी कटाई भी हुई है। तो अगरवुड का ये पेड़ होता है, इससे यहाँ पर इस प्रकार के वुड के चिप्स बना दिए जाते हैं, या फिर दोस्तों इससे यहाँ पर ऑयल भी प्रोड्यूस किया जाता है। और इससे प्रोड्यूस होने वाले रेज़न की बात कर रहे थे दोस्तों, वो ये है रेज़न, ब्लैक कलर का आपको ये देखने को मिल जाएगा लिक्विड, जिसकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखोगे ना। इसे कंप्लीट हो गया आर्टिकल हमारा अच्छी तरीके से। अब कोई भी क्वेश्चन आए, प्रीलिम्स में आए, मेंस में आए, चाहे इंटरव्यू में पूछो, पता है हमें। चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपको लगता है कि हमारा न्यूज़पेपर यहाँ पे स्मूथली कवर हो जाता है, हर एक चीज़ मिल जाती है, नोट्स प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो जाते हैं, हमको हेल्प हो रही है, सारी खबरें कवर हो रही हैं, तो ऐसा आपको अगर हेल्प हो रही है तो मेक श्योर ये भी क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, सब्सक्राइब पे बटन पे प्रेस करने के बाद में नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दिया करो, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। डेली इस चैनल पे बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं बहुत सारे, जो कम्युनिटी पोस्ट पर यहाँ पे डेली बेसिस पे अपलोड किए जाते हैं, वीडियोस मिल रहे हैं, उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय से आ सकें, इसलिए यहाँ पर इंश्योर करना सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ये भी है कि जल्द से जल्द हम 6 लाख सब्सक्राइबर्स को पूरा कर सकें। चलिए अगला टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइंस वाले सेक्शन पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। बात हो रही है डार्क ऑक्सीजन के बारे में। तो सरप्राइजिंग डार्क ऑक्सीजन डिस्कवर की गई है डीप सी माइनिंग में। दोस्तों आपने ऑक्सीजन देखा है, जो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो ये नॉर्मल ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन एक ही प्रकार की तो होती है, ये तो हमने अभी तक देखा है, लेकिन दोस्तों ये जो नया डिस्कवरी है ये बताता है कि ऑक्सीजन भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जो आप इनहेल कर रहे हो, जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। अब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, आपको पता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि जो सनलाइट की एनर्जी है उसका यूज़ करके जो ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उसको उसके माध्यम से हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो, तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है नॉर्मल तरीके से। लेकिन ये तो हो गया नॉर्मल। एक ऑक्सीजन दोस्तों समुद्र की गहराई में मिलता है, और स्पेशली सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्लैरियन क्लिप्टर जोन में। अभी ये मैं दिखाऊंगा मैप में, डोंट वरी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी इसके लेकर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि समुद्र के अंदर में जो ऑक्सीजन है ये बनता कैसे है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस आर्टिकल को पढ़कर आप बहुत सारे डेटा निकाल के रखोगे, है ना, उसको लिखोगे, डोंट वरी, ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा मैं कंटेंट आपको तैयार करके दे रहा हूँ, और वो है आपकी स्क्रीन पर डार्क ऑक्सीजन के बारे में। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको याद होनी चाहिए, इसको पढ़ के ज़रूर जाना है एग्ज़ाम में। तो ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डार्क ऑक्सीजन है, नाम ये डार्क कैसे पड़ा, क्योंकि समुद्र की गहराई में जब आप जाते हो तो कई फीट गहराई में जा चुके हो तो उस समय पर पूरी तरह से सब कुछ काला हो जाता है, डार्क हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि वो जो सनलाइट है वो समुद्र की गहराई में इतना डीप नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, कंप्लीट डार्कनेस होती है। तो उस डार्कनेस में, उस समुद्र की गहराई में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से इसको नाम दे दिया गया डार्क ऑक्सीजन। तो पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे कि बताइए डार्क ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो वो प्रोड्यूस होता है हमारे समुद्र के अंदर में 1000 ऑफ फीट्स बिलो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये डिस्कवरी हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक दोस्तों हम लोग जानते थे कि जो ऑक्सीजन है इसको केवल फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही बनाया जा सकता है, जिसमें सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर तो समुद्र की गहराई में बिना सनलाइट के, सूरज की किरणों की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है ना। ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, यही हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ओशियन के अंदर भी कई सारी चीज़ें ऐसी प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकती हैं दोस्तों। जैसे ओशियनिक प्लैंकटन है, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स हैं, एल्गाई है, कुछ और बैक्टीरिया हैं जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, जो स्पेशली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दोस्तों, इन सब में फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इतनी गहराई में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होना ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पर इनफ सनलाइट नहीं जा रही है कि भाई जो नीचे प्लांट्स प्रेजेंट हैं, हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके। तो ये मुश्किल था।
लेकिन इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पौधे प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन मिल कहाँ से रही है? प्लैंकटन, एल्गाई, इन सब चीज़ों से, कुछ बैक्टीरिया वगैरह जैसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। मतलब ये भी नहीं है, अगर आप देख पाएंगे तो मेनली जो हमें इतनी गहराई में जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन मिल रही है वो मिल रही है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये क्या है? आपने कोयला देखा है? कोयले के छोटे छोटे टुकड़े देखे होंगे, गांठें देखी होंगी, वैसे ही देखने में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ऐसे ही लगते हैं। मैं आपको पहले फोटो दिखाता हूं जिसकी वजह से क्लैरिटी बढ़िया मिले आपको। ये समुद्र के अंदर का फोटो है दोस्तों। ये आपको ब्लैक कलर के छोटे छोटे यहाँ पर दिख रहा है ना, रॉक से लग रहे हैं ये, लेकिन ये मेटेलिक नोड्यूल्स हैं। अगर इसको जूम करके देखोगे, एक सिंगल पीस देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, ठीक है, कोयले के टुकड़े की तरह नज़र आएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है। चलिए, ये हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों कि इतनी गहराई में ऑक्सीजन हमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से मिल रही है। ये नोड्यूल बनते कैसे हैं? ये बनते हैं अलग अलग प्रकार के मेटल से, जैसे मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, लिथियम, ये सभी चीज़ें हो गई। और यही पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जो है ऑक्सीजन को जनरेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें इतने सारे मेटल्स प्रेजेंट है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर जैसी चीज़ें प्रेजेंट है, तो इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी होती है। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी को होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये क्या करते हैं, जो हमारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है ये पर्टिकुलर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। तो ये है नोड्यूल्स का इंपॉर्टेंस। अब क्वेश्चन आपसे दोस्तों इस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में भी बन सकता है ना। अब कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है इसको समझिए दोस्तों। ये जो नोड्यूल्स हैं इसको हम लोग मैंगनीज नोड्यूल्स या स्मॉल राउंडेड एक्रीशन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। छोटे छोटे गांठे, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि हमारे समुद्र के जो बिल्कुल तट है, जो सी बेड है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इन नोड्यूल्स में क्या क्या होता है आपको बता ही दिया है। कई सारे प्रकार के मेटल्स और मिनरल्स से मिलकर बना होता है। मैंगनीज, आयरन, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, प्लस कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जैसे प्लेटिनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है एक बार में, एक झटके में बन जाता है दोस्तों। इन नोड्यूल्स को बनने के लिए मिलियंस ईयर्स लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे ये नोड्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो ये लेयर्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मैंगनीज और आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। और ये मॉड्यूल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इनसे लिथियम आयन बैटरीज बना सकते हैं। वही बैटरी जिसका हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स या टरबाइन सोलर पैनल्स में यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ है। अब एक और बात आती है, क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या सभी जगह पे मिलते हैं समुद्र में? अगर सभी जगह पे मिलते हैं तो आने वाले समय पर भैया ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी जगह पर नहीं मिलते। मेनली जो हमारा नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, ठीक है, जिसको हम साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन या नॉर्थ इंडियन ओशन, ये तीन पर्टिकुलर अलग अलग जगह हैं जहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। लेकिन इन तीनों जगह में भी स्पेशली एक ऐसा जोन है, एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर इनफ मात्रा में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं। और वो इतनी मात्रा में प्रेजेंट है कि आज से 10 साल बाद हम अपने दुनिया की एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। कहोगे क्या बात कर रहे हैं? यह आर्टिकल में मेंशन्ड है दोस्तों कि, और वो जोन कौन सा है, वो रीजन कौन सा है? तो वो रीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जी, बिल्कुल। उस रीजन का नाम है क्लेरियन-क्लिपर्टन जोन। अब ये जो जोन है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये पैसिफिक ओशन में है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ जिससे बढ़िया क्लैरिटी मिले, क्योंकि हर एक चीज़ मैप से समझेंगे तो मज़ा आएगा आपको समझने में। ये आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, इधर आप देख पाएंगे हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, इधर इंडिया मिल जाएगा आपको, है ना। उसके अलावा ये पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और यहीं पर आपको चाइना वगैरह ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बीच में क्या है? पैसिफिक ओशन। और इस पैसिफिक ओशन में हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जस्ट पास में ये यहाँ पर आलू की तरह एक जोन नज़र आ रहा है जिसको बोलते हैं क्लेरियन-क्लिपर्टन फ्रैक्चर्ड जोन। ये वही जोन है जिसमें भरपूर मात्रा में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर आपसे इस जोन के बारे में सवाल बन जाए तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे पैसिफिक ओशन में भी, क्योंकि पैसिफिक ओशन ये पर्टिकुलर पूरा रीजन है, तो इसका जो नॉर्थ वाला साइड है, ऊपरी वाला भाग है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के पास में, वहीं पर स्पेशली हवाई और मैक्सिको के बीच में जो पर्टिकुलर रीजन है, उस पर्टिकुलर रीजन में ये जोन सिचुएटेड है। इस जोन को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें यहाँ पर इस प्रकार के नोड्यूल्स भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हैं। इस रीजन को सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था एक ब्रिटिश सेलर के थ्रू 1873 में। और जैसे मैंने आपको बताया, ये नोड्यूल यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट हैं और इनको मिलियंस ऑफ साल लगते हैं प्रोड्यूस होने में।
और इस चक्कर में ये पर्टिकुलर रीजन डीप सी माइनिंग के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट माना जा रहा है। समुद्र की गहराई में जाके खनन करना, इसके बारे में और जानकारी निकालना, और इसके लिए कई सारे जो लाइसेंस वगैरह हैं वो भी ग्रांट कर दिए गए हैं डीप सी माइनिंग के लिए। समझ गए? तो इतना ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है, हर एक बात बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। एक आर्टिकल हमारे पास में ये है जो कि अगेन पेज नंबर 1 पे लोकेटेड है, और इस टॉपिक को जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे। क्या बात हो रही है? हमारी केंद्र सरकार ने 3 अलग अलग क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की जो ऑक्शनिंग है उसको रोक दिया है। ठीक है, होता यह है दोस्तों, हमारे पास में कई सारे प्रकार के क्रिटिकल मिनरल्स प्रेजेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, टाइटेनियम, बॉक्साइट। अब जैसे लिथियम का एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, तो लिथियम हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अभी हमें दूसरे कंट्रीज से इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास में अगर लिथियम होगा तो उसको एक्सट्रैक्ट करके, उसका खनन करके निकाल के उससे बैटरी बनाई जा सकेगी। अपने यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर सकेंगे, दुनिया को लिथियम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो इससे इकॉनमी पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स जैसी चीज़ें प्रेजेंट हैं, बहुत ज़रूरी खनिज पदार्थ। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ यह है कि हमारे पास में ये रॉ फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, आप देख पाओगे चट्टानों में प्रेजेंट होता है, क्ले फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बस उसमें से निकालना पड़ता है। अब निकालने के लिए सरकार क्या करती है, कंपनियों के लिए उस एरिया को खोल देती है कि आइए, अगर कोई कंपनी चाहती है कि भाई यहाँ पे बोली लगाना इस रीजन के लिए, तो लगाइए फटाफट। और बोली लगाइए अच्छे खासे अमाउंट में, वो पैसा गवर्नमेंट के पास में आएगा, लेकिन फिर उसके बाद में आपके पास में ये पूरा का पूरा अवसर रहेगा कि आप उसमें से उस मिनरल को निकालें अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो हुआ यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार ने 3 अलग अलग क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की ऑक्शनिंग को रोक दिया है, स्क्रैप कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बिडर्स हैं वो प्रेजेंट ही नहीं थे। हमने एक्सपेक्ट किया था ज़्यादा कंपनी आएंगी बोली लगाने के लिए, लेकिन कंपनी थोड़ी सी हैं जिससे बोली प्रॉपर नहीं लग पाएगी दोस्तों। इस वजह से यहाँ पर उसको स्क्रैप ही कर दिया गवर्नमेंट ने, ये बोला गया। और जबकि ये ऑक्शनिंग हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं क्रिटिकल मिनरल वाली सप्लाईज़ में सेल्फ रिलायंट बनना, अपने आप खुद से यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना। क्योंकि करंट समय पर इसमें से कई सारे प्रकार के मिनरल्स हमें मंगाने पड़ते हैं अलग अलग देशों से। तो ये जो यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि 3 अलग अलग क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर का है, उसके अलावा दूसरा ब्लॉक झारखंड का है, तीसरा तमिलनाडु में था। यहाँ सभी जगह पे ऑक्शनिंग को रोक दिया गया। और रोकने के पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रिस्पांस कंपनीज़ की साइड से बढ़िया नहीं आया। कंपनी सोच रही होंगी कि यार हमारे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, नहीं पता। कंपनी ज़्यादा प्रेजेंट ही नहीं थी, तो सरकार नीलामी कैसे करेगी, उसकी बोली कैसे लगवाएगी? ये एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। लेकिन आपको पता है ये आर्टिकल केवल इतना सा है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इस आर्टिकल में क्रिटिकल मिनरल ये जो वर्ड है ना, ये 2 ही वर्ड तबाही हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ना होगा। अब क्या क्या पढ़ना होगा आइए मैं आपको बताता हूँ। तो पहली चीज़ ये तो आपको पता चल ही चुका है कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या क्या हैं, है ना। तो वो मिनरल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे कई सारे देश हैं जिनके पास में बहुत सारे प्रकार के क्रिटिकल मिनरल होते हैं, और अलग अलग देश ना अपनी पूरी एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमारे पास में ये लिस्ट है और इस लिस्ट में इतने ज़्यादा ये मिनरल्स हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे ही दोस्तों अमेरिका ने अपनी जो लिस्ट बनाई है उसमें 50 मिनरल्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है अपने देश की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जापान ने 31 मिनरल की लिस्ट बनाई है जिसको अपने देश के लिए क्रिटिकल माना है। यूके ने 18 मिनरल को अपने इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट माना है। यूरोपियन यूनियन ने 34 मिनरल को और कनाडा ने 31 मिनरल्स को। तो क्या भारत ने भी ऐसी लिस्ट मेंटेन की है? जी बिल्कुल मेंटेन की है। ध्यान रखिए, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आती है, उन्होंने जो लिस्ट मेंटेन की है उसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स को इंडिया के लिए सबसे ज़रूरी माना है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी माना है। अच्छा, तो वो जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स है वो कौन कौन से हैं, इनकी लिस्ट को प्लीज़ एक बार एग्जाम में यार पढ़ के जाना, इसको नोट डाउन करके रखना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, देखो प्रिपरेशन करने में थोड़े आपकी स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है। हमेशा ये नहीं होता कि लगातार पढ़ते रहो, कुछ स्मार्ट वर्क भी हेल्प करेगा। हार्ड वर्क ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क जैसे यहाँ पर कोई बहुत कम सी चीज़ें होती हैं। बट देखो ऐसा भी होता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, तो एक कॉपी आप ऐसी मेंटेन करके लेकर चलो, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम से तुरंत पहले पढ़ के जानी होती हैं, है ना। कुछ कुछ रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर ये लिस्ट, अब ये लिस्ट रोज़ रोज़ पढ़ के याद नहीं रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के जाओगे तो थोड़ा बहुत याद रहेगा। हो सकता है एक क्वेश्चन बन जाए। यार क्वेश्चन कुछ भी बन रहे हैं आजकल, आपने देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पेपर बन रहा है आजकल।
तो नाम दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा क्रिटिकल मिनरल है जो भारत की लिस्ट में प्रेजेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज से प्रिपरेशन में एक चीज़ और ऐड करो, एक ऐसा नोट या एक ऐसा रजिस्टर आपके पास में होना चाहिए जिसमें लास्ट टाइम पर चीज़ें रिवाइज करने के लिए हो, कि लास्ट टाइम पे मुझे ये पढ़ना है, जिससे आपको याद रहेगा। तो इसमें यहाँ पर आपका आता है एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिबेडनम, नायोबियम, निकल, पीजी, फॉस्फोरस, पोटैश, ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हमारे कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, तो वो है बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स का करंट सिनेरियो देखते हैं दुनिया भर में, तो इन मिनरल्स की डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। साल 2017 से लेकर साल 2022 तक अगर आप देख पाओगे तो लिथियम की डिमांड 3 गुना बढ़ी है, कोबाल्ट की डिमांड 70% से इंक्रीज हुई है, निकल की डिमांड 40% से बढ़ी है। तो इसलिए यहाँ पर इनका प्रोडक्शन ज़रूरी है। प्रोडक्शन करने वाले कुछ ही कंट्रीज़ हैं, तो हमें यहाँ पर इसके ऊपर काम करना होगा। बट हमारी ऑक्शनिंग में दिक्कत आ रही है, ये हमने अभी आर्टिकल में पढ़ा कि वहाँ पे कंपनीज़ ही सही मात्रा में प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, चलिए एक और आर्टिकल है जो हमने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लिया है। रिसेंटली दोस्तों INS ब्रह्मपुत्रा काफ़ी चर्चाओं में था। आपको पता होगा INS ब्रह्मपुत्रा भारत का एक इम्पॉर्टेंट जहाज़ है जो रिसेंटली चर्चाओं में इसलिए आया क्योंकि वो जगह पे खड़ा हुआ था और वो पलट गया। पलटने की वजह से दोस्तों इंडिया को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इस वजह से यहाँ पर इस INS ब्रह्मपुत्रा की चर्चा हो रही है। तो इस INS ब्रह्मपुत्रा के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपने, आइए ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, तो ये रहे यहाँ पर बेसिक फैक्ट इसके बारे में जो प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे बन सकते हैं। भारत की नेवी का जो INS ब्रह्मपुत्रा वॉरशिप है, ये मुंबई के डॉकयार्ड में रखा गया था रिफिटिंग के लिए। इसकी रिफिटिंग हो रही थी लेकिन एकदम से रखा दोस्तों पलट गया पानी के अंदर में, जिसकी वजह से इसमें डैमेज हुआ और एक सेलर यहाँ पर मिसिंग था, ऐसा यहाँ पर डिटेल्स हमारे पास में आई। तो INS ब्रह्मपुत्रा जो है ये भारत का पहला खुद का बनाया हुआ ब्रह्मपुत्रा क्लास मिसाइल फ्रीगेट है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या है ये, जिस पे बहुत सारी मिसाइल्स हैं, ब्रह्मपुत्रा क्लास वाली मिसाइल्स यूज़ की गई हैं। और ये एक प्रकार का फ्रीगेट है। फ्रीगेट क्या होता है, लड़ाकू जहाज़ जो साइज़ में डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं। डिस्ट्रॉयर वाले सबसे बड़े साइज़ के जहाज़ होते हैं जिस पे कई सारे हथियार लगाए जाते हैं, बट फ्रीगेट थोड़ा छोटा होता है। तो ब्रह्मपुत्रा क्लास की जब बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसी पर्टिकुलर फ्रीगेट ने हमारा जो तलवर क्लास वाले जो हमारे कह सकते हैं अलग अलग फ्रीगेट्स थे उनको रिप्लेस किया। ठीक है, अब क्या होता है कि ब्रह्मपुत्रा क्लास की जब बात आती है तो इस वाले क्लास में 2 और जहाज़ हैं, INS बेतवा और INS ब्यास। ये दोनों भी दोस्तों नदियों के नाम पर है ना, ब्रह्मपुत्रा भी नदी है, बेतवा भी नदी है, ब्यास भी नदी है। तो ये तीनों जहाज़ दोस्तों नदियों के नाम पर रखे गए, ध्यान रखिए। जो INS ब्रह्मपुत्रा है इसको बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के थ्रू। भारत की नेवी को सौंपा गया था अप्रैल साल 2000 में। इस INS ब्रह्मपुत्रा के अपने आप में ढेर सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे इस पूरे जहाज़ का जो टोटल वेट है वो है लगभग 5300 टन्स के आसपास का, 125 मीटर की लेंथ है। उसके अलावा इसकी स्पीड 27 नॉट से ज़्यादा है। ये जो शिप है इसमें 40 ऑफिसर्स जो है चल सकते हैं, या 330 सेलर जो हैं एक साथ यहाँ पर इस पर चल सकते हैं। उसके अलावा ये जो शिप है इसमें अलग अलग प्रकार की गन्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्रीगेट है, लड़ाकू जहाज़ है, तो गन्स और मिसाइल्स तो होंगी इस पे। तो मीडियम रेंज, क्लोज रेंज, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, टॉर्पीडो लॉन्चर्स हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर में रखी गई हैं। उसके अलावा ये जो जहाज़ है दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ साथ इसमें ये भी कैपेबिलिटी है कि चेतक हेलीकॉप्टर को भी यहाँ पर ये ऑपरेट कर सकता है अपने ऊपर से। ये भी इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फीचर वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों एक और हमारे पास में क्विक न्यूज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस से हम लोगों ने ली है, उसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में खबरें कम थी तो हमने थोड़ा सा फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस से भी खबर ली है। तो आपको पता होगा बजट 2024 जो रिसेंटली आया है, इसमें बिहार में एक मंदिर प्रेजेंट है, विष्णुपद मंदिर, ठीक है, प्लस महाबोधि टेम्पल। ये जो दोनों टेम्पल्स है दोस्तों, यहाँ पे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे गए हैं। इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट से यहाँ पर इन पर्टिकुलर टेम्पल की जो इकॉनमी है वो और तेज़ी से डेवलप होगी। ये दोनों टेम्पल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आर्टिकल आपको हेल्प नहीं करेगा, बट एग्जाम के अंदर में स्पेशल तौर पर आपसे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर में। रिसेंटली आपको पता होगा विष्णुपद टेम्पल के बारे में मैंने आपसे मैप में भी क्वेश्चन पूछा था, तो चलिए आपको बता देता हूँ विष्णुपद टेम्पल के बारे में बेसिक तथ्य है। न्यूज़ क्या है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि आपके बार बजट में इन दोनों टेम्पल्स का स्पेशल डिस्कशन हुआ है। एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा इन दोनों टेम्पल्स के अंदर में। तो पहले हम बात करेंगे विष्णुपद टेम्पल के बारे में। तो विष्णुपद टेम्पल दोस्तों बिहार में है,
ठीक है। और आपको नाम से तो चल रहा है विष्णुपद टेम्पल, जो कि हमारे भगवान विष्णु जी को डेडिकेट किया गया है। इस टेम्पल को बनाया गया था 1787 पे क्वीन अहिल्याबाई होलकर जो थी अहमदनगर की, तो उन महारानी के कहने पर यहाँ पर इस टेम्पल को बनाया गया। प्लस ये मंदिर फाल्गु नदी के किनारे लोकेटेड है। इसके आर्किटेक्चर को देखोगे, ये जो मंदिर है दोस्तों लगभग 100 फीट टॉल है और इसमें 44 बहुत ही शानदार नक्काशियों के साथ में पिलर्स बनाए गए हैं। प्लस जो हमारे डिवोटीज़ हैं, वो जितने भी यहाँ पर दोस्तों श्रद्धालु हैं, इस मंदिर को स्पेशली पितृपक्ष के समय पर विजिट करते हैं ज़्यादातर। पितृपक्ष एक ऐसा पीरियड होता है हिंदू कैलेंडर में जहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग रिचुअल्स में हिस्सा लेते हैं ताकि अपने पूर्वजों को याद कर सकें। ठीक है, तो विष्णुपद टेम्पल की बात हुई। दूसरा दोस्तों हमारा महाबोधि टेम्पल है, ज़रा इसके बारे में ध्यान रखिए। तो महाबोधि टेम्पल जो है, ये महाबोधि पेड़ जो है स्पेशली उसी के जस्ट ईस्टर्न साइड पे बना हुआ है। अब महाबोधि पेड़ का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा गौतम बुद्ध जी का कई सारे फोटोज़ हैं जहाँ पे वो पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो गौतम बुद्ध जी यहाँ पर माना जाता है उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था इसी महाबोधि पेड़ के नीचे। तो ये जो टेम्पल है इसका अपने आप में यूनिक शेप है। 170 फीट हाइट के तौर पर इस टेम्पल को बनाया गया है, जो कि इस पेड़ के जस्ट ईस्टर्न साइड पर बना हुआ है। ये भी बिहार में है, सेंट्रल बिहार में, स्पेशली बोध गया के अंदर में। और ये भी दोस्तों मंदिर एक नदी के किनारे बना है, उस नदी का नाम है निरंजना रिवर। तो ये रिवर का नाम भी ध्यान रखना है। महाबोधि टेम्पल का पूरा कॉम्प्लेक्स दोस्तों अगर आप देख पाएंगे तो इस पूरे टेम्पल के कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था एम्परर अशोका के थ्रू लगभग 3rd सेंचुरी BC में। लेकिन उसके बाद दोस्तों कुछ और चीज़ें बनी। प्रेजेंट समय पर जो ये टेम्पल बना है दोस्तों, ये लगभग 5th से 6th सेंचुरीज़ यहाँ के समय का आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा पुराने समय का बुद्धिस्ट टेम्पल माना जाता है, जिसको पूरी तरह से यहाँ पर ब्रिक के थ्रू यहाँ पर बनाया गया है। आज तक वो खड़ा है और इसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है कि जो ईंटों से यहाँ पर स्ट्रक्चर बने हैं उनका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिल जाता है। और इस महाबोधि टेम्पल को ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी कवर किया गया है। साल 2002 में ही यहाँ पर इसको ये स्टेटस दे दिया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा और बहुत सारी जानकारी थोड़े से समय में ही मिल गई होगी। चलिए अब आते हैं वर्ड ऑफ द डे के ऊपर में। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है, ये है डलसेट। डलसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वीट साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक ऐसी आवाज़ जो काफ़ी ज़्यादा मधुर हो, है ना, जिसको सुनने में अच्छा लग रहा हो, तो उसके लिए यहाँ पे डलसेट वर्ड का यूज़ होता है, आनंदकार। तो इस डलसेट वर्ड का यूज़ करके फटाफट एक सेंटेंस बनाइए नीचे कमेंट सेक्शन में। डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाना अनिवार्य है और ये आपको हेल्प करेगा, जैसे मैंने बोला, वोकेबलरी के अंदर में, कॉम्प्रहेंशन के अंदर में, मेंस आंसर राइटिंग में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके वोकैब को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो जब भी यहाँ पे मधुर आवाज़ की बात होगी तो आपको यहाँ पर स्वीट साउंड की बजाय डलसेट का यूज़ करना है। डलसेट एक फॉर्मल वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है जब भी हम एक मधुर आवाज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, बाकी आते हैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि जो SION है, दैट इज़ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, ये जो टर्म है हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला। इस टर्म को हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इस टर्म का यूज़ किया जाता है भारत की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसीज़ को लेकर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है इंडिया में, उसको रेगुलेट करने के लिए इस टर्म का यूज़ होता है। चलिए, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। तो दोस्तों, मैंने छोटे छोटे जो न्यूज़ इंक्लूड करे थे लास्ट में, आप ज़रा अपना थोड़ा विचार व्यक्त कीजिएगा कि ऐसे छोटे छोटे न्यूज़ और भी इंक्लूड करूँ लास्ट में न्यूज़पेपर को समाप्त करने के बाद या नहीं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय।